हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। इसमें से हम आज कवर करेंगे जो स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे थे जो चर्चा में रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के विषय में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है। तपेदिक क्षय रोग के बारे में बात करें, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है। ये वायु जनित रोग है। संक्रमण के स्थान के आधार पर बात करें तो पल्मोनरी टीबी, यह टीबी का सबसे सामान्य रूप है। यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह संक्रामक होती है और खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बात करें, यह फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों जैसे लसीका ग्रंथियां, हड्डियां, मस्तिष्क, गुर्दे को प्रभावित करती है। ये कम संक्रामक होती है। स्पाइनल टीबी की बात करें, रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। तेज पीठ दर्द और चलने फिरने में समस्या हो सकती है। कुछ ऐसी टीबी के प्रकार हैं जो दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर होती हैं। इनमें कौन कौन सी है? ड्रग सेंसिटिव टीबी, औषधि संवेदनशील टीबी का यह रूप मानक फर्स्ट लाइन एंटी टीबी दवाओं जैसे कि आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन से ठीक हो जाती है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात करें, टीबी के कुछ ऐसे रूप भी हैं जो सामान्य दवाओं से ठीक नहीं होते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इसी में एक है। और एक्सटेंसिवली ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी जो है, इस प्रकार के टीबी के उपचार में सबसे अधिक प्रभावी दवाएं भी उपयोगी नहीं रह जाती हैं, क्योंकि ये एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। बात करिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की, एचआईवी वायरस। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी प्रदान की है। लेनाकैपाविर के बारे में, लेनाकैपाविर एक एंटी रेट्रोवायरल दवा है। इसका उपयोग एचआईवी की रोकथाम के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के रूप में किया जाता है। पीआरईपी एक ऐसी दवा है जो उन एचआईवी नेगेटिव व्यक्तियों में एचआईवी संक्रमण के जोखिम को कम कर देती है जिन्हें वायरस से संक्रमित होने का खतरा है। एचआईवी के बारे में, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। कार्य प्रणाली: एचआईवी शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं CD4 कोशिकाओं CD4 T लिम्फोसाइट्स को संक्रमित कर उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। बात करें प्रसार की, एचआईवी वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों जैसे रक्त, स्तन का दूध, सीमन और योनि स्राव से फैलता है। यह माता के बच्चे में भी फैल सकता है। उपचार: एचआईवी को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART से रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। बिना इलाज के एचआईवी आगे चलकर एड्स में बदल सकता है। सुर्खियों में रहे अन्य रोग: ट्रैकोमा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा को लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत तीसरा देश बन गया है जिसने ट्रैकोमा का उन्मूलन किया है। अन्य 2 देश कौन कौन से हैं? नेपाल और म्यांमार। बात करें ट्रैकोमा के बारे में, यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला नेत्र रोग है। इसे WHO ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग की सूची में शामिल किया हुआ है। प्रभाव: यह आजीवन दृष्टिहीनता का कारण बन सकता है। संक्रमण का माध्यम: यह रोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या मक्खियों के माध्यम से फैलता है। भारत में 1976 में ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य क्षति नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एकीकृत किया गया था। बात करें हेपेटाइटिस के विषय में, सुर्खियों में क्यों है? WHO ने हेपेटाइटिस G को हेपेटाइटिस B और C की तरह कैंसरकारी माना है। बात करें हेपेटाइटिस D एक कमजोर वायरस है जिसे प्रतिकृति के लिए हेपेटाइटिस B वायरस की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि हेपेटाइटिस D केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें पहले से ही हेपेटाइटिस B है, चाहे वे इसके साथ साथ प्रभावित करें या बाद में। हेपेटाइटिस वायरस के बारे में, वायरल हेपेटाइटिस प्रकार A, B, C, D और E गंभीर लीवर संक्रमण के प्रमुख कारण हैं। हालांकि केवल हेपेटाइटिस B, C, D ही चिरकालिक संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इससे लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर या कैंसर का जोखिम अधिक होता है। टीके की उपलब्धता: हेपेटाइटिस C वायरस के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस B का टीका HDV हेपेटाइटिस D वायरस संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। हैविश्योर भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A का टीका है। बात करें एमपॉक्स मंकी पॉक्स के विषय में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि अफ्रीका में अब एमपॉक्स का प्रकोप वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। एमपॉक्स के बारे में बात करें, बीमारी का प्रकार क्या है? यह वायरल जूनोटिक रोग है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से फैलता है। संक्रमण या संक्रमित व्यक्तियों, जानवरों या संक्रमित
वस्तुओं के निकट संपर्क में आने से फैलता है। लक्षण: बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और लिम्फ नोड्स में सूजन। वैश्विक चिंता: इसे 2022 में WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। उपचार: एमपॉक्स के लिए कोई भी प्रमाणित उपचार उपलब्ध नहीं है। निदान परीक्षण: RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित HPV परीक्षण किट को मान्यता प्रदान की है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में: HPV एक आम यौन संचारित संक्रमण है। यह त्वचा, जननांग क्षेत्र और गले को प्रभावित कर सकता है। अधिक मामलों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वयं ही वायरस को नष्ट कर देती है। यदि उच्च जोखिम वाला HPV संक्रमण शरीर में लगातार बना रहता है तो ये असामान्य कोशिकाओं को विकसित कर सकता है जो आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेती हैं। सर्वाइकल कैंसर HPV के कारण होने वाले सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर है। उपचार: वर्तमान में HPV संक्रमण का कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025। सुर्खियों में क्यों है यह पुरस्कार? मैरी ई ब्रंका, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य: यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को हानिकारक रोगजनकों जैसे कि विषाणुओं, जीवाणुओं और कवकों आदि से बचाती है। हालांकि इससे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि यह अपनी ही कोशिका पर हमला ना करे, क्योंकि स्वस्थ शारीरिक क्रिया के लिए संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। इस संतुलन को बनाने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली 2 प्रकार की सहिष्णुताओं का उपयोग करती है: केंद्रीय सहिष्णुता और परिधीय सहिष्णुता। बात करें केंद्रीय सहिष्णुता की, यह प्रक्रिया थाइमस में होती है। यह थाइमस लसिका तंत्र में एक छोटी ग्रंथि है जो टी कोशिकाओं का उत्पादन और प्रशिक्षण करती है। ध्यातव्य है कि टी कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होती है। टी कोशिकाएं हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। प्रशिक्षण के दौरान थाइमस स्वयं प्रतिक्रियाशील टी कोशिकाओं को हटा देता है। ये हानिकारक कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के अपने प्रोटीन पर हमला कर सकती हैं। हालांकि यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। इनमें से कुछ स्व प्रतिक्रियाशील टी कोशिकाएं थाइमस से निकलकर शरीर के परिसंचरण तंत्र और ऊतकों में प्रवेश कर जाती हैं, जिन्हें परिधीय ऊतक कहा जाता है। बात करें परिधीय सहिष्णुता की, जब यह स्व प्रतिक्रियाशील टी कोशिकाएं शरीर की परिधि में पहुंच जाती हैं तो उन्हें शरीर पर हमला करने से रोकने के लिए अतिरिक्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में नियामक टी कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्व प्रतिक्रियाशील टी कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें हमारे ऊतकों पर हमला करने से रोकती हैं। इस प्रकार TREG कोशिकाएं यानी नियामक टी कोशिकाएं एक सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करती हैं और शरीर को उसकी अपनी अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से बचाती है। FOXP3 जीन की भूमिका। मैरी ब्रंका और फ्रेड रैम्सेल ने FOXP3 जीन की खोज की है। यह जीन मानव शरीर में नियामक टी कोशिकाओं के विकास और कार्य को नियंत्रित करता है। यदि FOXP3 जीन में उत्परिवर्तन होता है तो नियामक टी कोशिकाओं का सही से उत्पादन नहीं हो पाता। इसके कारण एक दुर्लभ स्वप्रतिरक्षी रोग हो सकता है। इसे एपेक्स कहा जाता है। इस रोग में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के अपने ही ऊतकों पर हमला करने लगती है। खोज का महत्व क्या है? स्वप्रतिरक्षित रोगों का उपचार। इन रोगों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं के ऊतकों कोशिकाओं पर हमला करने लगती है। कैंसर उपचार में उपयोग। कैंसर में नियामक टी कोशिकाएं उन प्रतिरक्षा कोशिकाओं जैसे किलर टी कोशिकाएं की सक्रियता को रोक सकती है जो अन्यथा कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती है। अन्य उपयोग: अंग प्रत्यारोपण के बाद अंग की अस्वीकृति की रोकथाम, टाइप 1 मधुमेह आदि में सहायक। रोगाणु रोधी प्रतिरोध की बात करें, सुर्खियों में क्यों है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक एंटीबायोटिक प्रतिरोध निगरानी रिपोर्ट 2025 जारी की है। इससे आशय क्या है? AMR वह स्थिति है जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी उन दवाइयों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं जो उन्हें नष्ट करने के लिए बनाई गई होती हैं। AMR एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ रोगजनकों में आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण होती है। हालांकि मनुष्य से जुड़ी कई गतिविधियों के कारण इसका उद्भव और प्रसार तेजी से होता है। जीवाणु, विषाणु और कवक के वे उपभेद जो अधिकांश रोगाणु रोधी दवाइयों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं सुपर बग कहलाते हैं। बैक्टीरिया के विभाजन के दौरान ऊर्ध्वाधर जीन स्थानांतरण के माध्यम से तथा सूक्ष्म जीवों के बीच
प्रतिरोधी जीनों के आदान प्रदान द्वारा क्षैतिक जीन स्थानांतरण के माध्यम से फैलता है। WHO ने AMR को विश्व के समक्ष शीर्ष 10 स्वास्थ्य खतरों में से एक माना है। इसे प्रायः मूक महामारी भी कहा जाता है। बात करें AMR के प्रमुख कारण क्या है। मनुष्यों में एंटीबायोटिक का दुरुपयोग और अति प्रयोग, औषधि निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, स्वास्थ्य संगठन और अन्य कारकों की बात करी गई। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन औषधियाँ सुर्खियों में क्यों है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 35 अस्वीकृत FDC औषधियों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण को रोकने का निर्देश दिया है। ध्यातव्य है कि CDSCO भारत में औषधियों, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए शीर्ष विनियामकी संस्था है। फिक्स्ड जोन कॉम्बिनेशन औषधियों के बारे में 2 या 2 से अधिक सक्रिय औषध सामग्रियों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई गई एकल खुराक वाली दवा को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। API वास्तव में किसी निर्मित औषधि, टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्टेबल आदि का जैविक रूप से सक्रिय घटक है जो रोगों के उपचार में वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है। किसी FDC को NDCT नियम 2019 के तहत तब नई औषधि माना जाता है जब यह निम्नलिखित 2 शर्तों को पूरा करते हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं। यह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए पहले से स्वीकृत 2 या अधिक औषधियों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई गई है तथा यह अपने दावों में बदलाव करने के साथ साथ पहले से स्वीकृत FDC में औषधियों के अनुपात को बदल देती है। FDC औषधियों को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। बेहतर चिकित्सकीय परिणाम, रोगी व्यक्ति द्वारा चिकित्सकीय निर्देशों को बेहतर ढंग से अनुपालन, उपचार की लागत में कमी, भारत में फार्मा उत्पादों का विनियमन, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 तथा ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स नियम 1945 भारत में दवाओं और प्रसाधनों की आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं के अधीन कार्य करता है और भारत की राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत दवाओं की मंजूरी, क्लिनिकल ट्रायल के संचालन, दवाओं के मानक तय करने तथा देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण राज्य स्तर पर लाइसेंस जारी करने, निरीक्षण करने और दवा कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सशक्त है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ड्रग्स आदेश के प्रावधानों को लागू करता है। बात करें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियमों की अनुसूची M में GMP का प्रावधान है जो WHO के दिशा निर्देश के अनुरूप है। संबंधित सुर्खियां। श्रेष्ठ पहल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ का शुभारंभ किया है। यह राज्य औषधि विनियामक व्यवस्थाओं को मानकीकृत और मजबूत करने की दिशा में एक राष्ट्रीय पहल है। श्रेष्ठ के बारे में, यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की पहल है। उद्देश्य देश भर में राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन में सुधार लाना तथा यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षित दवाइयों और उनसे जुड़े गुणवत्ता मानकों को निरंतर पूरा किया जाए। सुर्खियों में वैक्सीन कौन कौन सी हैं। टीकों के प्रमुख प्रकार। जीवित क्षीणित टीके, इनमें जीवाणु या विषाणु से प्राप्त कमजोर किए गए जीवित रोगजनक होते हैं। उदाहरण खसरा, मम्मस और रूबेला वैक्सीन। निष्क्रिय या मृत टीके कौन कौन से होते हैं। इसमें निष्क्रिय मृत रोगजनक का उपयोग किया जाता है जैसे पोलियो वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। सब यूनिट या आकोशिकीय टीके, इनमें जीवाणु या विषाणु की सतह से प्राप्त पॉलीसैकेराइड या प्रोटीन शामिल होते हैं। और यहाँ से मुझे लगता है मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना करके डाल चुकी हूँ। आगे अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग जा करके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने यहाँ से सारे टॉपिक्स को कवर किया है। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।